ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जिसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया होता है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ ड्रिंक की वजह से नहीं हो रहा था। उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए गए थे और वो किसी और ने नहीं बल्कि उससे खुद के भाई नहीं किए थे। एंड यहाँ पर तो वो बेचारी खुद से ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। इतने में हम यहाँ पर हमारे मेन लीड को देखते जो कि आकर जेनी से टकरा जाता है एंड वो होता है मिस्टर किम। मिस्टर किम का भी कुछ लोग होते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर वो दोनों छुपने के लिए एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर समझ आ रहा था कि मिस्टर किम भी बहुत ज़्यादा ही नशे में है। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर जेनी का सर तो फट ही जा रहा था। तब जाकर यहाँ पर उससे रात की बात याद आती है और एक एक कर उसे सब कुछ याद आ जाता है। और यहाँ पर शर्म के मारे वो अपना फेस ब्लैंकेट से छुपा देती है। मिस्टर किम यहाँ पर उसे देख रहे होते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहती है। यहाँ पर किम उससे कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना कर लाता हूँ। और इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर जेनी को समझ आता है कि वो बहुत काइंड हार्टेड इंसान है। और तो यहाँ पर वो उसका घर देखकर समझ पा रही थी कि ज़रूर ये इंसान बहुत रिच होगा, लेकिन अगर वो इतना रिच है तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा इंसान डिजर्व करती नहीं हूँ। बट अगर जा कर भी मैं कहाँ पर ही जाऊँगी। दूसरा यहाँ पर जेनी को उसकी मम्मा का टेक्स्ट आ जाता है जो उस पर चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम्हारे भाई ने कार खरीदी, उसके लोन को अभी तक हमें पे करना है और तुम यहाँ पर शादी से भाग रही हो जहाँ से हमें पैसे मिलने वाले, अभी क्या भी घर आ जाओ। जेनी यहाँ पर समझ जाती है कि वो घर नहीं जा सकती और साथ साथ वो अपने स्कूल के हॉस्टल भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे घर वाले उसे ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाएंगे। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कल रात को जो लड़की मेरे साथ ही उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। एंड यहाँ पर असिस्टेंट काम पर लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर किम अनाउंस भी कर देता है कि वो लड़की किम फैमिली की बहू बनने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी रास्ते पर कॉल पर बात करते हुए जा रही थी, जहाँ पर वो देखती है कि एक ब्लैक कलर की वैन एक ग्रैंडमा को टक्कर मारने वाली है, तो वो फटाक से जाकर ग्रैंडमा को बचा लेती है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने लगती है और पूछती है कि तुम थोड़ा टेंशन में लग रही हो। तब जाकर जेनी उन्हें बताती है कि जेनी फिलहाल एक जॉब ढूंढ रही है जो कि उसे थोड़ा अच्छा खासा पे कर सके। ग्रैंडमा यहाँ पर कहते कि टेंशन मत लो, तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम मेरे घर पर आकर काम कर सकती हो, मैं वहाँ पर तुम्हें 30 सेंट अमाउंट का पे दूंगी। दोस्तों यहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि घर पर ग्रैंडमा को ढूंढ रहा होता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि माफ़ कर देना, मैंने पूरे घर को छान मार लिया है लेकिन ग्रैंडमा मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही। किम तो यहाँ पर डर ही जाता है और पीछे से यहाँ पर ग्रैंडमा हंसते हुए आती है और वो वही ग्रैंडमा होती है जिसकी जान जेनी ने बचाई थी। किम बोलने लगता है कि आप बैक डोर से क्यों आ रही हो। ग्रैंडमा कहती कि ऐसी मैं बस तुम्हें थोड़ा सा डराना चाहती थी, और हाँ आज जब मैं रास्ते पर चल रही थी तो मेरी जान एक बच्ची ने बचाई थी जिसका नाम जेनी है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर की बहू बने। यहाँ पर किम ग्रैंडमा से कहने लगता है कि ग्रैंडमा मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। और फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा अपने बैग में से पिल्स निकालती है, कहती कि ठीक है मत करो शादी, मैं यहाँ पर ये सारा पिल्स खाकर अपनी जान दे देना चाहती हूँ। तो फिर असिस्टेंट और किम ग्रैंडमा को रोकने लग जाते। असिस्टेंट कहते कि ऐसी बात नहीं है, बॉस ने ऑलरेडी एक वुमन को ढूंढ लिया है जिनके साथ में कल रात उन्होंने नाइट भी स्पेंड की थी, तो फिर वो उन्हीं के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते। ग्रैंडमा यहाँ पर साफ साफ ना कह देती है, बोलती है कि न जाने वो किस टाइप की लड़की होगी जो कि यहाँ पर तुम्हारी दौलत के लिए आई होगी। देखो तुम्हें अगर किसी से शादी करनी है तो तुम मेरी मन पसंदीदा बच्ची से ही करोगी और किसी से नहीं। और हाँ मैंने उसे काम पर भी रख लिया, तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ में क्लोज हो सकते हो। दूसरा बैकग्राउंड में हम यहाँ पर जेनी को जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसका फेस ढंग से दिख नहीं रहा था। मन ही मन यहाँ पर किम कहे जा रहा था कि ज़रूर ये लड़की मुझसे क्लोज होना चाहती है ताकि उसे मेरी वेल्थ और मेरी प्रॉपर्टी मिल सके। फिर बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि जाकर उस हाउसकीपर से कह दो कि जो ग्रैंडमा ने करने के लिए कहा है सिर्फ उतना ही कहे, और हाँ ध्यान रखना कि वो मुझसे हमेशा दूर ही रहे। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगता है, जहाँ पर असिस्टेंट पार्किंग लॉट से उसकी कार लेने के लिए चला जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जहाँ पर वो पूल के अंदर गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर किम आकर उसे बचा लेता है। जेनी ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ था, इस वजह से किम सिर्फ उसकी आंखों को ही पहचान पा रहा था जो कि उसे देखी से लग रही थी। लेकिन यहाँ पर जेनी किम को देखकर पहचान जाती है कि वो कौन है, लेकिन यहाँ पर किम जेनी को पहचान नहीं पाता। वो यहाँ पर उसे वार्निंग देने लगता है कि मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए बुलाया सिर्फ वही काम करना, यहाँ वहाँ की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लगाना। और हाँ मैं तुमसे स्पेशली बोल देना चाहता हूँ कि तुम अगर मुझसे कुछ उम्मीद ना रखो तो बेहतर होगा, वरना बाद में तुम्हें
रिग्रेट होगा। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लगता है, जहाँ पर जेनी सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर मेरे साथ इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, कल रात को ही तो हम मिले थे। फिर बाद में यहाँ पर हम कार का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि अब तो 3 दिन भी हो चुका है, तुम्हें कुछ पता लगा भी है या फिर नहीं। यहाँ पर असिस्टेंट बताने लगता है कि अगर उस होटल का सीसीटीवी कैमरा बिगड़ा ना होता तो अब तक हमें सब कुछ पता चल जाता, लेकिन वहाँ के सारे फुटेजेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिससे हम रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किम यहाँ पर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता लगा लो। जेनी यहाँ पर उस घर में काम कर रही होती है, जहाँ पर उसकी मम्मा का कॉल उसे आने लगता है और वो हेजिटेट करते हुए उनका कॉल पिक कर लेती है। यहाँ पर उसकी मम्मा बड़े प्यार से उससे बात करते हैं, माफ़ी मांगने लगती है, कहते हैं कि जो कुछ भी पास में हुआ उसे प्लीज़ भूल जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं करूँगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं अभी एक जॉब को ज्वाइन कर लूँगी ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ आकर मुझसे एक बार मिल लो, मैं ये होटल में ठहरी हुई हूँ। यहाँ पर जेनी सोच पड़ जाती है कि भले वो कितनी बुरी भी क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी मॉम है, मुझे उनका डिफ़िकल्ट सिचुएशन में साथ देना चाहिए। तो फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो भागते हुए उस रूम के अंदर पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी ने उसके साथ धोखेबाजी की होती है। जैसी वो अंदर आती है सभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर उसका भाई बोलने लगता है कि आखिरकार पकड़ी ही गई ना, कब तक तुम हमसे भागती रहोगी। जेनी यहाँ पर प्रॉमिस करने लगती है कि मुझे एक जॉब मिल चुकी है और मेरी पे भी बहुत अच्छी है, मैं बहुत जल्दी आपको पैसे दूंगी ताकि आप लोग अपना लोन को फिक्स कर सको। लेकिन यहाँ पर वो कहने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है बहना, हमने सारे अरेंजमेंट्स वापस कर चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी को लेकर वैंग के पास चला जाता है, जो कि उसका फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। एंड यहाँ पर वैंग जेनी को देखकर कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें 3 लाख देने के लिए ऐसे ही रेडी हो जाऊंगा। फिर इसके बाद में उसका भाई यहाँ पर जेनी को वैंग की ओर फेंक देता है, जहाँ पर जेनी उसके हाथों को बाइट कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका खुद ही का भाई उसे थप्पड़ मारकर वहाँ पर रोकने लगता है। तो उस समय यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि ग्रैंड माँ को लेकर हॉस्पिटल आ गया होता है उनका चेकअप करवाने के लिए। एंड यहाँ पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि ग्रैंड माँ तो पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। ग्रैंड माँ कहने लगती है कि देखो किम, मैं तुमसे अभी कह दे रही हूँ, तुम जेनी से शादी कर लो, उसके बाद में मैं और भी अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट दौड़ता हुआ आ जाता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से है वो वापस रिकवर हो चुका था। फिर यहाँ पर वो किम को वो वीडियो बताने लगता है, जहाँ पर जेनी यहाँ से वहाँ चल रही होती है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा भी उस वीडियो को देखकर बोलने लगती है कि ये तो जेनी जैसी दिख रही है। साथ साथ में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जहाँ पर वैंग और सभी लोग ज़बरदस्ती उसे एक वाइन पिला रहे होते हैं, जिसके अंदर उन्होंने ड्रग्स मिलाकर रखा था। एंड ऐसा करने में तो वो कामयाब हो जाता है। दूसरे यहाँ पर मिस्टर किम को हम देखते हैं, जो कि फटाफट उस हॉस्पिटल से निकल गए होते हैं ताकि वो जाकर सीधा जेनी के पास चले जाए। एंड यहाँ पर जेनी को तो वो ड्रिंक पिला दिया गया होता है, जहाँ पर वैंग उसके पास में आता है। एंड यहाँ पर जेनी मौका देखती उसके सर पर कांच का ग्लास फोड़ देती है। एंड इस पर से वैंग को कुछ चक्कर आने लगता है, बट वैंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जहाँ पर जेनी का वो थप्पड़ी मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरीके का ग्लास फोड़ने की। बट यहाँ पर तुरंत ही मिस्टर किम आ जाते हैं, जो आते ही उसे पंच मार देते हैं, कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वुमन को टच करने की। फिर बाद में यहाँ पर वो अपना जैकेट निकाल कर जेनी को दे देते हैं। यहाँ पर किम को जेनी को देखकर समझ आ रहा था कि उसे ड्रग्स दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर वो वैंग चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि आखिर तुम कौन होते हो यहाँ पर आने वाले, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। लेकिन जैसे यहाँ पर वैंग किम का फेस देखता है, वो पूरा डर जाता है और वो बार बार उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मिस्टर किम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इसे जानते हो, अगर ऐसा होता तो मैं कभी यहाँ पर नहीं आता और मैं कभी ये चीज़ करने की कोशिश भी नहीं करता। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसके भाई को पकड़ कर ला देता है, जो कि यहाँ पर वैंग से कहने लगता है कि ये मिस्टर किम हो ही नहीं सकते, मेरी बहन मिस्टर किम को कैसे जानती होगी। वैंग यहाँ पर उसके भाई को मारता है, कहता है कि किम के बारे में ये सब ना बोलो तो बेहतर होगा। यहाँ पर फिर भी उसके भाई को शक जा रहा था, तो असिस्टेंट यहाँ पर उसके भाई को मार देता है एंड कहने लगता है कि हमारी मैडम के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर बाद में यहाँ पर वो किम से पूछता है कि अब इन लोगों का क्या करना है, वो आप ही बताइए। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि एक काम करो, इन सभी को ओशन के अंदर डाल दो ताकि यहाँ पर मछलियाँ आकर बिन बिन कर उनके फ्लैश को खाना शुरू कर दे। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी की नींद खुलती है और वो रूम को देखती ही पहचानने लगती है कि ये तो विला का मेन रूम है, और ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तब
जाकर यहाँ पर उसे रात की बात सारी एक एक कर याद आने लग जाती है। बट यहाँ पर उसे किम का नाम समझ आता है तो वो यहाँ पर डर सी जाती है, क्योंकि दुनिया वालों के अकॉर्डिंग मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन है और वो वुमेन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। फिर यहाँ पर वो सोचती कि नहीं ये इंसान मिस्टर किम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मिस्टर किम वुमेन से हेट करते और इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, तो बात पॉसिबल ही नहीं है कि वो मिस्टर किम हो सकता है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है ढेर सारे कपड़ों को लेकर। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टाफ उसे कहने लग जाती है कि आखिर आप मिस्टर किम के लिए क्या बिलोंग करती हो, क्योंकि मिस्टर किम ने आपके लिए सिर्फ डिज़ाइनर कपड़े नहीं, शूज़, बैग्स एंड ज्वेलरीज वो सारी चीज़ें भिजवा दी है। यहाँ पर जेनी को लग रहा होता है कि वो मिस्टर किम नहीं है, बल्कि वो भी इसी घर में ऐसी हाउसकीपर की तरह काम करता होगा। फिर बाद में यहाँ पर किम आ जाता है उसे सूप पिलाने के लिए, जहाँ पर बिना उसका नाम पूछे वो उसे कहने लग जाती है कि मैं ये काम खुद ही कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जिसको देखकर जेनी तो शॉक हो जाती है एंड कहती है कि आप यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तो और कौन रहेगा, ऐसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस था, तो मैं चाहती हूँ कि अब से तुम इसे अपना ही घर मानो और इस सूप पीने के बाद तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। यहाँ पर जेनी कहने लगती कि नहीं ये तो गलत बात है, क्योंकि मैं यहाँ की हाउसकीपर हूँ और ये भी, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों यहाँ पर रह सकते। तो ग्रैंडमा यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है मन में कि मेरा एल्डेस्ट बेटा इसे हाउसकीपर लग रहा है। तो फिर यहाँ पर किम भी उसे इशारे करने लगता है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को उसकी पर्सनैलिटी यानी कि आइडेंटिटी के बारे में बताने से मना कर देता है। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा कहती कि हाँ सही कह रही हो तुम, ये मेरा हाउसकीपर ही है और ये अब से तुम्हारा ध्यान रखेगा, और अगर इसे तुम्हें बुली किया तो तुम मुझे बता सकती हो। एंड जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उसे गिफ्ट देने लगती है, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का जेड का ब्रेसलेट होता है, और यहाँ पर जेनी उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो जेड का ब्रेसलेट कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। मिस्टर किम यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम्हें ग्रैंडमा के साइड से दिए गए गिफ्ट को कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो हमसे बड़ी है तो जैसा वो कहे सिर्फ वैसा करना चाहिए। यहाँ पर ग्रैंडमा भी उस ब्रेसलेट को उसके हाथों में पहना देती है एंड कहती है कि देखा ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में कितना जच रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी जो है गार्डन को स्वाइप कर रही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी नीचे काम कर रही होती है, जहाँ पर किम आ जाता है। तो फिर बाद में किम को वो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है और यहाँ पर किम अपना नाम एज अ छान बताता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अब से तुम्हें ये सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेनी बोलती कि अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर किम कितने ज़्यादा अकड़ू है। अगर उन्हें पता चला कि मैं काम नहीं कर रही हूँ और मैं सिर्फ आराम कर रही हूँ तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी यहाँ से फायर कर देंगे और मुझे ये जॉब को नहीं छोड़ना है। असिस्टेंट यहाँ पर बहुत मन ही मन में हंस रहा होता है कि यहाँ पर बॉस को हाउसकीपर की तरह माना जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर किम होता है जो मन में सोच रहा होता है कि मैं आखिर क्या इतना बुरा हूँ। तो फिर यहाँ पर वो जेनी से पूछने लग जाता है कि क्यों मिस्टर किम क्या इतने अकड़ू है। तो जेनी यहाँ पर धीरे से कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है वो कितने ज़्यादा ब्रूड पर्सन है। तुम्हें पता है मैंने ये सुना है कि लास्ट टाइम एक नैनी ने बर्तन को तोड़ दिया था, वो भी गलती से वॉश करते टाइम, एंड उन्होंने उसके हाथों को चॉप कर मछलियों को खिला दिया था। एंड एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि उनका बेड जो है प्रॉपर से बना नहीं था, तो उन्होंने उस हाउसकीपर को जो है बहुत मारा था जब तक कि वो मर नहीं गया था। किम यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि उसके खिलाफ ऐसी अफवाह आखिर फैला कौन रहा है। असिस्टेंट भी यहाँ पर हंसने लग जाता है, जहाँ पर जेनी किम को यानी कि छान को वहाँ से जाने के लिए बोलती है अपना काम करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर किम असिस्टेंट से कहने लगता है कि तुम्हें क्या ऐसा चीज़ें मजाक लगती है और बड़ा हंस रहे थे तुम जब जेनी ने मुझे हाउसकीपर कहा था। असिस्टेंट कहने लगा कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आप आखिर ये बात कब तक उनसे छुपा कर रखोगे। किम यहाँ पर कहने लगता कि कोई बात नहीं, मैं एज अ हाउसकीपर ही उसका दिल जीतना चाहता हूँ। फिर बाद में अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा और जाकर मिस्टर शाह को भी ये सारी बातें बता दो ताकि वो भी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाए और जानी का ध्यान रख पाए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मैनेजर शाह को, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को कहने लग जाता है कि जेनी कोई ऑर्डिनरी हाउस वर्कर नहीं है, यहाँ पर वो बहुत स्पेशल पर्सन है मिस्टर किम के लिए। तो अगर कोई भी उसे काम करवाएगा या उसे तकलीफ पहुँचाएगा तो उसे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंड यहाँ पर वो सभी लोग अग्री कर लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जेनी कपड़े वॉश करने के लिए कपड़े लेकर जा रही होती है। इतने में यहाँ पर मेड आकर उससे वो बकेट ले लेती है, कहते हैं कि तुम ये मत करो मैं ऐसे कर देती हूँ। फिर जेनी यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर से घर को क्लीन करने लगती है।
वापस एक मेड आ जाती है जो कहती है कि तुम ये मत करो, ये मैं कर लेती हूँ। तो जेनी सोचती कि काम करती हूँ, मैं टेबल को ही क्लीन कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर वो टेबल को वाइप कर रही होती है तो दूसरे बेटा आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है और उसे ये काम करने से मना कर देती है। जेनी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उससे काम छीने क्यों जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो खड़ी होकर अपना फ़ोन देख रही थी। इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो कहने लग जाती है कि ये कौन सी नई मेड आ चुकी है जो मुझे देखते हुए मेरा बैग पकड़ नहीं रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी का फेस देखती है, उसे पहचान जाती है क्योंकि वो दोनों क्लासमेट्स होते हैं। डेज़ी यहाँ पर जेनी को देखकर कहने लग जाती है कि वही मैं सोचूं कुछ दिनों से तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, क्योंकि तुम यहाँ पर काम जो कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर मेड्स आ जाती हैं जो कहने लगती है कि मैडम डेज़ी हम आपको सर्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर डेज़ी उन सबको जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि अगर मैं किसी से काम करवाऊंगी तो फिर ये लड़की है। लेकिन यहाँ पर वो मेड उन्हें मना कर देती है, ये कहते हुए कि हमें मैनेजर शाह ने मना किया है जेनी से कुछ भी काम करवाने के लिए, और अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें फायर कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती कि क्या ये सब कुछ मैनेजर की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं। तुम्हें थोड़ा डिस्गस्टिंग फील करना चाहिए जेनी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड है और तुम कुछ ज़्यादा ही यंग हो। यहाँ पर जेनी उसे कहने लगती है कि अपना खराब दिमाग यूज़ करना बंद कर दोगी तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर डेज़ी बोलती है कि कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे शूज़ गंदे हो गए तो बेहतर होगा अगर तुम मेरे शूज़ को क्लीन कर पाओगी तो। लेकिन यहाँ पर जेनी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं इस घर की हाउसकीपर हूँ, न कि तुम्हारी पर्सन जो मैं तुम्हारे शूज़ को वाइप करूँ। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी उन्हें कहने लगती है कि ज़रा इस लड़की को बताना तो मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर जेनी उन्हें पूछने लग जाती है, जहाँ पर स्टाफ उन्हें बताती है कि वो जो मिस्टर किम की नैनी है उनकी बेटी है, और मिस्टर किम की जो नैनी है वो सबसे बड़ी हेड है यहाँ की। यहाँ पर दूसरे साफ बोलने लग जाती है कि आप तो बिल्कुल मिस्टर किम की बहन जैसी हो। लेकिन यहाँ पर डेज़ी डिनाई कर देती है, मन ही मन वो कह रही होती है कि मैं उसकी बहन बनने के लिए थोड़ी ना यहाँ पर आया हूँ। दूसरा हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि लग्जरी स्टोर में जाकर ढेर सारी चीज़ें खरीदने लग जाती हैं। एंड ये सारी चीज़ें वो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए खरीद रही होती हैं। दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि जेनी से कहने लग जाती है कि देखा अब तुम्हें समझ रहा होगा कि तुम कितनी लो क्लास की यहाँ पर सर्वेंट बनकर रह रही हो। तो मैं अभी तुम्हें वार्निंग देना चाहती हूँ कि अपना काम कर लो, वरना मैं मिस्टर किम को कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारी और उस मैनेजर शाओ की। वह यहाँ पर जेनी डरने लग जाती है कि आखिर इसे मैनेजर की क्या गलती है और जेनी की वजह से उन्हें इस जॉब से नहीं निकालना चाहिए। फिर भी ना चाहते हुए यहाँ पर जेनी को उसके शूज़ को वाइप करना ही होता है। जहाँ पर वो उसके शूज़ को टच करने ही वाली थी कि इतने में मैनेजर शाह आ जाता है जो कि उसे ये सब करने से रोक देता है। डेज़ी कहते कि अरे वाह, तुम्हारा लवर तो बहुत जल्दी आ गया। एंड यहाँ पर मैनेजर उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर भी डेज़ी को वार्निंग दे देता है कि देखो ये सारी चीज़ें ना करोगी तो बेहतर होगा, वरना तुम्हारी मॉम को इस विला से निकाल दिया जाएगा। इतने में यहाँ पर डेज़ी की मॉम आ जाती है जो कहने लग जाती है कि मैनेजर शाह, एक बार तुम निकल सकते हो, लेकिन मैं इस घर से बिल्कुल नहीं निकल सकती और मुझे निकालने वाला भी कोई नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी अपनी मम्मा को बताने लगती है कि आपको पता है यहाँ की न्यू सर्वेंट जेनी जो है, इनका और ये मैनेजर का चक्कर जो चल रहा है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि इस घर में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो सभी मेड्स को बोलती है जेनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने के लिए। बट यहाँ पर मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड किसी को भी ऐसा करने से मना करता है। और मैनेजर यहाँ पर उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि आप जेनी के हाथ को ध्यान से देख सकते हो और इसके अंदर इस घर की ग्रीन कलर की जेड कलर की ब्रेसलेट है। तो फिर आपको पता ही होगा कि ये फ्यूचर बहू को दी जाती है और बेहतर होगा अगर आप इस मामले में टांग ना लड़ाओ। तो वह यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है कि ये मिसेस किम तो हो ही नहीं सकती है, अगर ये उसकी वाइफ होने वाली होती तो यहाँ पर काम क्यों करती। तो वो अपनी मम्मा से कहने लगते कि ये ज़रूर फेक हो सकता है और तो और ये इन दोनों की चाल भी हो सकती है मॉम, हमें इनकी बातों में नहीं आना होगा। फिर इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है जो कि इन सभी को जल्दी अंदर चढ़ने के लिए कहती है ताकि वो अपनी फ्यूचर बहू को बहुत सारे गिफ्ट सिखा पाए। साथ ही साथ यहाँ पर डेज़ी की जो मॉम होती है उसके हाथ के ब्रेसलेट को चेक करती है एंड कहने लगती है कि नहीं तो ये तो बिल्कुल रियल सा लग रहा है। तो फिर यहाँ पर आंटी को लगने लगता है कि क्या पता ये ब्रेसलेट इसने चोरी किया हो और इसकी चोरी करने में मदद इस मैनेजर ने किया हो, ये तो बहुत बुरी बात है। यहाँ पर जानी कहने लग जाती है कि ये चोरी किया हुआ नहीं है, ये ब्रेसलेट खुद ब खुद ग्रैंडमा ने मुझे दिया है, प्लीज़ आप मेरी बात को यकीन कीजिए। एंड दूसरी और उसकी बेटी कह रही होती है कि यकीन तुम्हारी बातों पर आखिर कौन नहीं करेगा, तुम
हो इतनी शकदार कि तुम पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहेगा। फिर बाद में यहाँ पर आंटी गार्ड्स को बुलाने लगती है, जहाँ पर वो जेनी को और उस मैनेजर को वहाँ से निकालने के लिए कह देती है। लेकिन इसके पहले कि वो लोग उन्हें बाहर निकाले, वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर जो नैनी होती है ग्रैंडमा से बात करने लगती है। ग्रैंडमा बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो फिर नैनी यानी कि डेज़ी की मॉम यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगती है उस ब्रेसलेट को लेकर। ग्रैंडमा कहती है कि सही कहा उसने, और वो सच ही बोल रही है कि ये ब्रेसलेट मैंने ही उसे दिया, तो क्या तुम भी मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। यहाँ पर वो आंटी डर जाती है, कहती है कि नहीं मैं आपके साथ ऐसा कैसे ही कर सकती हूँ। डेज़ी कहने लगती है कि लेकिन ग्रैंडमा आपने इतना प्रीशियस ब्रेसलेट उसे क्यों दिया, वो इतना प्रीशियस ब्रेसलेट डिजर्व भी नहीं करती है। आंटी कहने लगती है कि हाँ सही बोल रही है मेरी बेटी, आपको पता नहीं है बाहर किस किस तरीके के लोग रहते हैं जो हमेशा पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, और ऐसी लग्जरियस चीज़ों के पीछे भी। यहाँ पर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि वो मेरे फैमिली का ब्रेसलेट है, अब मुझे ब्रेसलेट किसे देना है किसे नहीं, अभी डिसीजंस भी मैं क्या तुम्हें पूछ कर लूँ। लेकिन यहाँ पर वो लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा जेनी से पूछने लगती है कि कहीं इन लोगों ने तुम्हें बोली तो नहीं किया, तुम मुझे सारी बात बता सकती हो और मैं यहाँ पर उन्हें उनके कर्मों का सजा दूंगी। तो फिर आंटी यहाँ पर कहने लगती कि नहीं नहीं, इसकी बातों पर आप विश्वास मत कीजिए, ये बहुत बड़ी झूठी है और आपको पता नहीं है इसका और इस मैनेजर का चक्कर चल रहा है। ये बात सुनते यहाँ पर ग्रैंडमा आंटी को थप्पड़ मार देती है एंड कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, आगे तुम कौन से हक से ये सारी चीज़ें बोल पा रही हो। याद है कुछ साल पहले तुमने मेरे घर पर चोरी की थी, लेकिन मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी और अभी तक मैंने तुम्हें यहीं पर रखा है जस्ट बिकॉज मेरा बेटा तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाती है कि ग्रैंडमा आपको पता नहीं है यहाँ की सारी मेड जेनी को कोई काम करने देती ही नहीं है जस्ट बिकॉज मैनेजर ने उन्हें मना किया है ताकि जेनी कोई काम ना कर पाए और वो सिर्फ आराम करे। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उस मैनेजर से पूछने लगती है कि क्या ये सारी बातें सच है, एंड मैनेजर यहाँ पर हाँ बोलता है। डेज़ी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि अब देखना अब ये दोनों कैसे यहाँ से बच के निकलते हैं, क्योंकि बचने की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। और ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि ये मेरे मैनेजर ने बिल्कुल सही काम किया है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि शायद से आपसे कोई गलती हो गई है। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ गलती तो मुझसे हुई है, तुम दोनों को इस घर पर रखकर, बेहतर होता अगर पहली गलती में ही तुम्हें इस घर से मैं बाहर निकाल देती तो। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी गार्ड्स को बुलाती है और माँ बेटी को धक्के मारकर घर से निकालने के लिए कह देती है, जहाँ पर गार्ड्स उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मम्मा से कहने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। मम्मा इतने टाइम से इस घर पर काम करती आ रही हो और वो बुढ़िया ने आपको इस घर से निकाल दिया, और वो जेनी तो नई नई आई है, न जाने क्यों वो लोग इस लो क्लास सर्वेंट का साइड ले रहे हैं इतना। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके उसे इस घर से बाहर निकालना होगा ताकि हम इस घर में वापस घुस सके। फिर इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा जेनी के लिए जितने भी गिफ्ट्स लाई होती है वो सारे गिफ्ट्स वो जेनी को बताने लगती है। एंड यहाँ पर जेनी कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स और मेरे लिए। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ ये गिफ्ट्स तो कम है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए और भी ला दूंगी। जेनी पूछने लगती है कि आखिर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो। ग्रैंडमा बताने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, वही सबसे बड़ी बात है, और ऐसे भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पर जेनी वो सारे गिफ्ट्स देने से मना कर देती है। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहे तो मुझे इन्हें फेंकवाना ही होगा, तो वो गिफ्ट्स को फेंकने के लिए कह देती है। लेकिन जेनी यहाँ पर कहते हैं कि आप इतनी महंगी चीज़ों को कैसे फेंक सकती हो। ग्रैंडमा कहते हैं कि फेंकना ही होगा, ऐसे भी तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ रहे हैं। जेनी कहते हैं कि बेहतर होगा अगर हम इसे रिटर्न कर देंगे तो। लेकिन ग्रैंडमा कहते हैं कि नहीं बेटा, लग्जरियस वर्ल्ड में ये सब नहीं होता, चीज़ों को वापस रिटर्न करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमें इसे फेंकना होगा। जेनी यहाँ पर कहने लगती कि नहीं नहीं, फेंकने से तो अच्छा है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। एंड यहाँ पर वो उन गिफ्ट्स को लेने के लिए मान जाती है। फिर ग्रैंडमा से कहती है कि अब से तुम्हें ये सारा काम छोड़ना होगा। जेनी डर जाती है, लेकिन ग्रैंडमा इसलिए कहती है ताकि जेनी नेक्स्ट डे जाकर अपना स्कूल कंटिन्यू कर सके। जेनी यहाँ पर टेंशन में आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि टेंशन मत लो, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जितने भी स्कूल एक्सपेंस होंगे मैं वो सब कुछ पे कर दूंगी। जेनी यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना सा करना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है ना, फ्यूचर में जाकर जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तब तुम्हारी आधी सैलरी तुम मुझे दे देना और मैं खुशी खुशी ले भी लूँगी। एंड यहाँ पर जेनी ग्रैंडमा की बातों को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है एंड यहाँ पर वो स्कूल जाने के लिए भी एक्सेप्ट कर लेती है।
असल में वो अपने कॉलेज में होती है एंड चाइना में कॉलेजेस को हमेशा स्कूल की तरह ही माना जाता है। फिर बाद में यहाँ वो कपड़े सिलेक्ट करना शुरू कर देती है एंड निकल पड़ती है अपनी न्यू जर्नी के लिए, जहाँ पर किम आ जाता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है ताकि वो उसे ड्रॉप कर सके। फिर ये कार को देखती वो समझ जाती है कि ये तो मिस्टर किम की कार है। वो कहने लगता है कि हाँ सही समझे तुम्हें, ये कार भी मिस्टर किम की और मैं भी मिस्टर किम हूँ। जेनी यहाँ पर कहने लगती कि मजाक करना बंद करो, तुम मिस्टर किम हो ही नहीं सकते हो। तो फिर किम पूछने लगता कि ऐसा क्यों। जेनी उसे बताने लगती है क्योंकि तुम बहुत ही काइंड हार्टेड और जेंटल पर्सन हो और वो मिस्टर किम बहुत गुस्से वाला, रूड और क्रूअल इंसान है। यहाँ पर असिस्टेंट तो जेनी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी रहा था। साथ साथ यहाँ पर किम भी होता है जो स्माइल करने लगता है एंड स्माइल को असिस्टेंट नोटिस करता है एंड मन में बोल रहा होता है कि आज से पहली बार मैंने उन्हें इतना स्माइल करते हुए देखा है, लगता है हमारे बड़े अच्छे दिन आने ही वाले हैं। फिर बाद में यहाँ पर कॉलेज आ जाता है जहाँ पर जेनी उन्हें बाय कर जाने लगती है एंड असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है कि हमारी मैडम तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है और किम उसे घूरने लगता है, कहता है हमारी से तुम्हारा क्या मतलब है, वो मेरी है। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे माफ़ी मांगने लगता है एंड किम यहाँ पर उसे पीछे से देखकर मुस्कुरा ही रहा होता है। बाद में जब जेनी कॉलेज के अंदर जाने लगती है वहाँ पर हम दो चमचियों को देखते हैं जो कि चमचियाँ होती है डेजी की एंड यहाँ पर वो जेनी को देखकर बोलने लग जाती है कि ये तो जेनी ही है ना जो इतने टाइम बाद स्कूल वापस आई है, और तुमने नोटिस किया वो कितनी लग्जरियस कार से बाहर निकली है। मुझे तो लगता है कि शायद से उसका किसी रिच मैन के साथ में चक्कर चल रहा है इस वजह से, वरना इतनी पुअर लड़की के पास इतनी बड़ी कार कहाँ से आ सकती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ये खबर अपनी बॉस डेजी को देने के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर जेनी जब अपने क्लासरूम में होती है वहाँ पर डेजी आ जाती है अपनी चमचियों के साथ में। यहाँ पर डेजी की फ्रेंड्स उसके कपड़ों को लेकर क्रिटिसाइज करने लगते कि लगता है अब से तुम फटे हुए कपड़े नहीं पहनोगी और न जाने तुमने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, देखी देखी से लग रही है। दूसरी वाली फ्रेंड कहने लग जाते कि हो सकता है कोई स्ट्रीट से उठाई गई हो क्योंकि इसके पास लग्जरियस कपड़े कहाँ से आ सकते। लेकिन पहली वाली फ्रेंड को याद आ जाता है कि नहीं, ये तो नंबर 1 कलेक्शन में से है और ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 2 ही बनी है और इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है। आखिर ये कपड़ा इसके पास क्या कर रहा है। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी भी उस मैनेजर के साथ अपना चक्कर चला रही हो जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर जेनी उसे वार्निंग देने लगती है कि यहाँ से अभी के अभी चली जाओ, वरना अगर मुझे परेशान कर लूँगी तो मैं प्रोफेसर को बता दूँगी। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि इतने टाइम बाद तुम हमारे स्कूल में आई हो, तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर तुम पर भरोसा करेगी या फिर मुझ पर। उसकी फ्रेंड्स बताने लग जाती है और वैसे भी हमने तुम्हें होटल में देखा था जिसके अंदर कई सारे मेन थे, आखिर तुम वहाँ पर कर क्या रही थी। यहाँ पर जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें अपना मुँह बंद रखने के लिए कहती है, बोलती कि मुझे बुली करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। यहाँ पर डेजी जेनी ने जो ब्रेसलेट पहना होता है उसे देखकर कहने लग जाती है कि न जाने उस बुढ़िया ने तुम्हें क्या सोचकर इस ब्रेसलेट को दे दिया, ज़रूर उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा। यहाँ पर जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो डेजी को थप्पड़ मार देती है, कहती है कि ग्रैंडमा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो बड़ी अच्छी इंसान है। फिर डेजी यहाँ पर अपने चेलों को बोलती है कि तुम खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रही हो, इससे मुझे थप्पड़ मारे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ से जेनी जाने लगती है जहाँ पर सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और तो और वो लोग यहाँ पर उसे भगाए ही जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बस इतना ही नहीं, उसके सर से तो खून भी निकल रहा होता है और यहाँ पर डेजी और उसकी फ्रेंड सारा का सारा इल्ज़ाम लगाने लगती है जेनी पर, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे धक्का दिया है और तो और ये बिल्डिंग, ये स्कूल इसी के पेरेंट्स ने 50% स्पॉन्सर किया, अब तो तुम बच जीने वाली हो। इतने में ही वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाती है। यहाँ पर डेजी प्रोफेसर को कहने लग जाती है कि देखिए ना मैम, हमने जेनी को समझाने की कितनी कोशिश की लेकिन जेनी ने यहाँ पर इसे सीढ़ी से धक्का दे दिया सिर्फ एक छोटे से झगड़े की वजह से और यहाँ पर इसे तो चोट लग गई। दूसरी फ्रेंड भी कहने लगती कि हाँ, हम इस चीज़ के लिए टेस्टिफाई ज़रूर कर सकते हैं। जेनी यहाँ पर मैम को समझाने लग जाती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्हीं लोगों ने मुझे सबसे पहले बुली किया था और ये बात इसकी तो मैंने तो इसे धक्का भी नहीं दिया, ये लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्रोफेसर यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है, कहते कि बस करो, ये नाटक तुम कब तक करती रहोगी, तुम अभी के अभी अपने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाओ और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर देंगे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी सोचने लग जाती है कि अगर उसने ग्रैंडमा को कॉल किया तो क्या पता ग्रैंडमा गुस्से में आ जाए और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगे।
तो फिर यहाँ पर वो छान को कॉल करने का सोचती है, यानी कि किम को। एंड किम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में होता है, जहाँ पर सभी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। एंड यहाँ पर किम उसका कॉल पिक करता है, जहाँ पर जनी उसे इस कॉलेज में बुलाने लगती है एंड थोड़ी बहुत बातें भी बता देती है। एंड यहाँ पर किम कॉलेज में आने के लिए रेडी हो जाता है और वो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर देता है। यहाँ पर लोग भी सोच रहे होते हैं कि आखिर इस मीटिंग से ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया जो बॉस यहाँ से उठकर जा रहे हैं। इसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर प्रिंसिपल के कैबिन में मौजूद होते हैं, जहाँ पर उस लड़की की मम्मा भी आई होती है। और वो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर प्रिंसिपल उसी गुस्से को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मेरी बेटी को इस लड़की की वजह से चोट लगी है और वो भी सर पर, जिसका निशान शायद ही जाने वाला है। आखिर मैं इस सिचुएशन में काम डाउन कैसे रह सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल जो है प्रोफेसर को इशारे करने लगते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेसर कहने लगती है कि मैम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इस लड़की के माँ बाप को बुला लिया है। जैसे वो लोग आएंगे हम यहाँ पर बहुत सेटिस्फैक्ट्री सा डिसीजन लेने वाले हैं, चूँकि जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी को वो आंटी गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सीढ़ियों से धक्का देने की। आखिर ऐसा उसने क्या ही कर दिया था जो तुम उसकी जान लेने बदली हुई थी। यहाँ पर जेनी समझाने लग जाती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपकी बेटी अगर गिरी है तो खुद की वजह से गिरी है, उसका पैर जो ट्विस्ट हो गया था मैंने उसे टच तक नहीं किया है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या मेरी बेटी अंधी दिखती है जो सीढ़ियों से नीचे उतर भी नहीं सकती ढंग से, ज़रूर तुमने उसे गिराया होगा। प्रोफेसर भी यहाँ पर जानी से कहने लग जाती है कि देखो जानी, तुमने गलती की है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो, यहाँ पर झूठ पर झूठ ना बोलोगी तो बेहतर रहेगा। आंटी यहाँ पर कहने लगती कि जाने दो, ये अपना सच्चाई तो सामने लाने नहीं वाली है और इस वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स पर, इस स्कूल की पूरे रेप्यूटेशन पर एक पर्दा उठ सकता है एंड बहुत सारे शक जा सकते हैं। तो फिर इसके पेरेंट्स आए या ना आए इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़की स्कूल से एक्सपेल कर देनी चाहिए। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि हाँ सही कहा आपने, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस लड़की ने काम भी ऐसा किया है जहाँ पर हमें इसे स्कूल से रस्टिकेट कर देना चाहिए और मैं ध्यान रखूंगा कि फ्यूचर में से कोई भी स्कूल या कॉलेज एडमिशन ले ही ना। और तो यहाँ पर प्रिंसिपल जनी को ड्रॉप आउट लेने के लिए कहते हैं, लेकिन जनी यहाँ पर कुछ भी करने से मना कर देती है, जहाँ पर आंटी के ईगो को हटा जाता है और वो तो यहाँ पर जनी को सुनाई जा रही थी। जनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। आंटी कहने थे आने दे तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, तुम देख लेना, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये केस कोर्ट तक लेकर जाऊँगी। जनी कहती है कि ठीक है, मैं भी कोर्ट में जाकर आर्ग्यू करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप रिच लोग हमेशा ऐसे ही होते हो, हम जैसे छोटे लोगों को नीचा दिखाने की और डराने की कोशिश करते हो ताकि हमेशा आपका साइड सच हो पाए और क्लियर हो पाए। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मैं सच हूँ, आपकी बेटी खुद ब खुद नीचे गिरी है और ना ही मैंने उसे टच किया है। और आंटी यहाँ पर गुस्से में उसे कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे उल्टा जवाब देने की और मेरी बेटी के खिलाफ ये सब बोलने की। और वो यहाँ पर जनी को थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर किम आ जाते हैं, जो कि आंटी का हाथ पकड़ लेते हैं। आंटी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है एंड किम यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे जनी पर पूरा भरोसा है और ऐसे भी अगर आपके पास एविडेंस ना हो तो फिर आप बिन मतलब का किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती हो। आंटी कहते कि एविडेंस, तुम एविडेंस चाहिए, जाकर मेरी बेटी का सर देखो, इतना बड़ा निशान वहाँ पर लग चुका है, इससे बड़ा एविडेंस और क्या ही हो सकता है। किम कहता है कि वो एविडेंस तो लेना है, आपकी बेटी के सर पर निशान है, इसका मतलब ये नहीं कि जनी ने उसे धक्का दिया हो और मुझे जनी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। यहाँ पर किम जनी से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर सब कुछ हो क्या रहा है। तो फिर यहाँ पर जनी उसे बताने लगती है कि इन लोगों ने मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, साथ साथ इन्होंने मुझे ह्यूमिलेट भी किया और बुली भी किया और कह रहे हैं कि मैंने इनकी बेटी को धक्का दिया है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि मुँह बंद रखो, यहाँ पर हम सभी को सारी सच्चाई पता है। दोस्तों यहाँ पर किम अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस स्कूल में सीसीटीवी फुटेज तो ज़रूर होगा, जाओ और जाकर उसे लेकर आ जाओ। फिर यहाँ से उसका असिस्टेंट जाने लगता है, जहाँ पर आंटी बोलने लगती है कि बड़े आए सीसीटीवी फुटेज लेने वाले, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या उस दुनिया के रिचेस्ट इंसान हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन से फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये स्कूल जो है यानी कि कॉलेज जो है 50% मेरे पैसों से चलती है, ना कि तुम्हारे पैसों से। बेहतर होगा अगर तुम लोग हमसे पंगा ना लो। तो आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि ओह अब मुझे समझ आए, हो सकता है कि तुम दोनों लवर्स हो और तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, इसलिए यहाँ पर तुम उसे सपोर्ट करने के लिए आए रहोगे। देखो मैं तुम्हें अभी बता देना चाहती हूँ, बेहतर होगा अगर तुम इस लड़की का साथ ना दो,
क्योंकि ये लड़की बहुत जल्दी डूबने वाली है, जो कि तुम्हें भी लेकर डूब जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता है। तुम अभी भी बहुत यंग हो। एंड यहाँ पर जेनी डर जाती है, जहाँ पर वो छान को यानी कि किम को वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर किम का फ्यूचर बर्बाद ना हो। लेकिन यहाँ का किम वहाँ से जाने से मना कर देता है। इतने में यहाँ पर सबसे हेड प्रिंसिपल आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वांची कहने लगती है कि देखा अब हेड प्रिंसिपल आ गए, वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड है। लेकिन हेड प्रिंसिपल यहाँ पर आते ही मिस्टर किम से माफ़ी मांगने लगता है, कहते हैं कि मैं अपने साथ साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर आया हूँ। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर आप इस लड़के की क्यों साइड ले रहे हो, आपको तो मेरा साइड लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हेड प्रिंसिपल कहने लग जाता है कि आप प्लीज़ कुछ ना बोले तो बेहतर होगा, आपको पता नहीं है ये मिस्टर किम है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर जेनी शॉक और कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये इंसान मिस्टर किम कैसे हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सीसीटीवी का फुटेज देख रहे होते हैं, जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि जेनी तो सबसे आगे ही थी, तो जाहिर सी बात है उसने इस लड़की को पुश किया ही नहीं है और वो उस लड़की का पैर खुद ब खुद ट्विस्ट होकर नीचे गिरा हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि शायद से कैमरे में कुछ तो डिफॉल्ट होगा। यहाँ पर तो किम हंसने लग जाता है, कहता है कि कैमरे में कुछ डिफॉल्ट होगा, मुझे तो लगता है कि शायद से आपके ब्रेन में कुछ डिफॉल्ट होगा, जो अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म टेक्निकल मैकेनिज्म यानी कि कैमरे को दोषी ठहरा रही हो। फिर बाद में यहाँ पर आंटी नील डाउन कर उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिस्टर किम मुझसे माफ़ी नहीं मांगते, जहाँ पर वो जेनी से पूछने लगते कि आखिर क्या क्या हुआ था। एंड जेनी यहाँ पर वो बोली वाली बातें भी उन्हें बताने लग जाती है, जहाँ पर किम उस आंटी को वार्निंग दे देता है कि जाओ जाकर अपनी बेटी को कुछ मैनर सिखाओ, और अगर उसने एक बार फिर से यहाँ पर जेनी को बुली करने की कोशिश की तो याद करना मैं उसे स्कूल से ही निकाल दूंगा। फिर बाद में इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कॉलेज से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी किम से पूछने लगती है कि क्या तुम सचमुच मिस्टर किम हो। एंड यहाँ पर असिस्टेंट बीच में आकर टांग लड़ाने लगता है, कहता है कि हाँ वो पहले से मिस्टर किम थे, उन्होंने आपको बोलने की कोशिश की लेकिन आपने तो उन्हें पहचाना ही नहीं। किम यहाँ पर असिस्टेंट को गाड़ी निकालने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसे कौन से नाम से एड्रेस करे। किम कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे नॉर्मली किम भी बुला सकती हो, मिस्टर या फिर कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो कहना था कि ठीक है अभी मैं चाहती हूँ, लंच करने का टाइम हो गया। तो फिर किम मुझसे एक साथ लंच करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो जेनी को अपने पास लेता है। एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों किस करेंगे, लेकिन उनका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से वो किस इंटरप्ट हो जाती है। जेनी कहती कि बाहर खाने से अच्छा क्यों ना हम घर पर चले, क्योंकि ग्रैंड माँ मेरा ऑलरेडी इंतजार कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं। ग्रैंड माँ यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें तो बड़ी भूख लगी होगी ना, तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी कुक को तुम्हारे स्पेशल और फेवरेट खाने बनाने के लिए कह दी है। और हाँ, आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ मुझे वो सारी बातें किम ने बताई और तुम्हें मुझे कॉल कर देना चाहिए था। यहाँ पर जेनी नाराज़ हो जाती है। यहाँ पर जेनी कहने लगती है कि मुझे लगा था कि शायद से आप गुस्सा हो जाओगी इस वजह से, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा से समझाने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा यहाँ पर किम होता है जो कि कहता है कि ग्रैंडमा पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे सिचुएशन को हैंडल कर दिया है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी को स्टमक एरिया में पेन हो रहा होता है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे टच करती है तो सबका पेन जो है और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जेनी बहुत नर्वस थी और हेजिटेट करते हुए कहती थी कि कुछ नहीं, बस वो मेरे स्टमक में नॉर्मल सा पेन हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा जो है किम से कहने लगते कि जेनी जब ऊपर जाएगी तो एक बार डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवा लेना, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई सीरियस पेशेंट ना हो, और हाँ नॉर्मल पेन हो तो फिर चलेगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी शावर लेकर आती है, जहाँ पर किम उसका वेट कर रहा था। जेनी उसे कहते कि देखो मामूली सा बस स्टमक पेन ही है, मैं खुद ब खुद ही हैंडल कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर किम कहता कि नहीं, देखो अब मैं तुमसे बड़ा हूँ और अब ऐसे भी तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, तो इसमें शर्माने वाली भी कौन सी बात है, और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जेनी को बहुत शर्म आ रही थी, तो फिर किम यहाँ पर उसे उठाकर रेस्टरूम के प्लेटफॉर्म पर बैठा देता है। एंड बाद में वो से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता हमारी क्लोजेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। यहाँ पर जेनी नर्वस होने लग जाती है, लेकिन किम मुझसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके स्टमक पर उस चोट को देखता है और बहुत टेंशन में आ जाता है, कहता है कि हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जेनी हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है, साथ साथ वो ग्रैंडमा को कुछ भी बताने से मना करती है, क्योंकि अगर ग्रैंडमा को इसके बारे में पता चला तो ग्रैंडमा बहुत टेंशन में आ जाएगी।
किम यहाँ पर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल करके मेडिसिन मंगवा रहा हूँ। एंड वो असिस्टेंट को कॉल करके मेडिसिन मंगवाने लगता है एंड कहते हैं कि सारे मेडिसिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे उस वोन पर अप्लाई करूँगा ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और ऐसे भी मुझे तुम्हारे पर कुछ भरोसा नहीं है। फिर बाद में हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर डेजी थी और उसकी दोनों चमचियाँ एंड वो लोग यहाँ पर बात किए जा रहे थे। डेजी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे जॉनी को वहाँ से जाने दिया। तो फिर वो लड़की बताने लगती है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा, और मेरी मम्मा ने यहाँ पर मुझे वार्निंग दे रखी है जेनी को कुछ भी ना बोलने से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके पीछे से कौन सा पावरफुल इंसान है जिसकी वजह से मेरी मॉम मुझसे डर चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। इतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है जहाँ पर डेजी उसके ड्रेस को देखकर बोलने लगती है कि आज वापस से तुम न्यू ड्रेस लेकर आ गई, लगता है कि वो मैनेजर तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है। जेनी यहाँ पर चिल्लाकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से मना करती है। तो फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा कॉल लगा लेती है जेनी को, जो कि उसे एक लोकेशन पर टाइम पर आने के लिए कहती है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर किम के पास चली जाती है और उसे जेनी के बर्थडे के बारे में बताने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर किम बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर रखी है, जहाँ पर मैंने उसके लिए ग्रैंड इवेंट सरप्राइज किया है। तो यहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि याद रखना सभी लोगों को याद से इन्विटेशन देना। दूसरे यहाँ पर डीसी के पास वो इन्विटेशन आ गया होता है, जहाँ पर वो इन्विटेशन अपने दोनों फ्रेंड्स को दे रही होती है। यहाँ पर उनके फ्रेंड्स का तो एक ही एम होता है, वहाँ पर जाकर किसी अमीर बंदे को पटा लेना ताकि उनकी आगे की लाइफ सेट हो सके। फिर इसके बाद में वहाँ पर जेनी उस लोकेशन पर टाइम पर पहुँच जाती है जैसा कि ग्रैंडमा ने उसे इंस्ट्रक्ट किया होता है। साथ साथ वहाँ पर हम उस लिली को भी देखते हैं जो कि वहाँ की मेट थी एंड जेनी की वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। वो लिली को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। तो फिर यहाँ पर लिली से बताने लगती है कि ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हारी ड्रेस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकूँ। फिर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर डेजी और उसकी दोनों चमचियाँ आ जाती है। तो फिर यहाँ पर वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और तो डेजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स को बताने में लग जाती है कि तुम्हें पता है पहले तो ये यहाँ पर इस घर की नौकर हुआ करती थी, लगता है उसे उस जॉब से फायर कर दिया होगा। तो फिर यहाँ पर लिली जो है जेनी का हिस्सा लेने लगती है एंड कहती है कि हम यहाँ पर इस बड़े से इवेंट में जा रहे हैं। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो लोग शौक हो जाते हैं, कहते हैं कि जरा इन्विटेशन तो पता ना, लेकिन यहाँ पर उनके पास इन्विटेशन होता ही नहीं है। तो फिर वो लोग उनका और मजाक उड़ाने लगते हैं। लिली कहते हैं कि टेंशन मत लो, बिना इन्विटेशन की हम यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। तो फिर वो लोग बिना इन्विटेशन के अंदर चले जाते। ये बात देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगने लगता है कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड और उनका कोई तो चक्कर चल रहा है। तो फिर वो जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को सुनाना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो तीनों अंदर चली जाती है जहाँ पर इस ग्रैंड पार्टी को देखकर उनके तो होश हवासे हो जाते। वो सभी के सभी लोग यहाँ पर सोचने लग जाते कि आखिर आज किसका बर्थडे, जो यहाँ पर मिस्टर किम ने इन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया हुआ है एंड यहाँ पर सबसे हाई फाई कंपनी के लोग भी आए हुए हैं। दूसरा यहाँ पर डेजी जो होती है मन में सोच रही थी कि आखिर ये जेनी कहाँ पर गायब हो चुकी है। पर इसके बाद में यहाँ पर डेजी कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुनती है जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि आज का इवेंट पता है सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं है, यहाँ पर मिस्टर किम अपनी वाइफ को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले। हो सकता है कि ये दोनों पार्टी आज हमें एक साथ ही मिलने वाली हो एंड वो बर्थडे भी उनकी वाइफ का ही हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर डेजी शॉक हो जाती है, साथ साथ उसके फ्रेंड्स के भी, कि आखिर मिस्टर किम इतना जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं और वो किसी वुमेन के चक्कर में पड़े थे, ऐसी उम्मीद तो हमें बिल्कुल भी नहीं थी। फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर फू को देखते हैं एंड यहाँ पर मिस्टर फू जो होते हैं यूएस के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं एंड यहाँ पर वो चाइना वापस आए थे बहुत सालों के बाद में। इतने में यहाँ पर उनके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। मिस्टर फू से बताने लग जाते हैं कि 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जहाँ पर मैं मेरी बेटी को अभी तक ढूंढ नहीं पाया, लेकिन बहुत जल्दी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर बाद में यहाँ पर उनके हाथ में पेन होने लगता है जहाँ पर वो उधर नीचे ही बैठ जाते हैं एंड तो और बेहोश भी हो जाते हैं। दूसरों से जेनी और लिली वहाँ से आने लग जाती है जहाँ पर जेनी मिस्टर फू को नोटिस करती है एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेनी उन्हें एक मेडिसिन देकर उनकी मदद करती है एंड यहाँ पर मिस्टर फू होश में आ जाते हैं और वो जेनी को थैंक यू बोलने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऊपर से लिली और जेनी एंट्री ले लेते हैं जहाँ पर सभी की नज़र सिर्फ और सिर्फ जेनी पर ही होती है एंड यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर किस अमीर इंसान की ये बेटी होगी, ये कितनी ब्यूटीफुल दिखती है। लेकिन यहाँ पर डेजी सब कुछ कचरा का कचरा कर देती है एंड सभी से कहने लगती है कि कोई ये अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, ये तो एक नॉर्मल पुअर लड़की है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी जो होती है वो जेनी का मजाक उड़ाने लगती है एंड यहाँ पर डेजी कहती है कि इतना ही नहीं, इन लोगों ने तो यहाँ पर बिन मतलब की एंट्री ली है, इन लोगों के पास तो इन्विटेशन भी नहीं है। मुझे तो लगता है
कि इनमें से किसी ने वेट्रेस को सड्यूस किया होगा। तो फिर यहाँ पर लिली चिल्ला कर कहती है कि जेनी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना बंद करो तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड्स जो उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। कहते कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो हमें प्रूफ बता दो, फिर यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जेनी बोलने लग जाती है कि देखो, हमारे पास भले ही इन्विटेशन ना हो, लेकिन हमें यहाँ पर सचमुच बुलाया गया और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को ये बातें प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, कुछ उस समय में यहाँ पर मेरा भाई आ जाएगा, फिर देखना कैसे तुम सभी को यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर इतने में ही डेज़ी का भाई जी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर डेज़ी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। जी उसे बताने लगता है उसकी बिजनेस ट्रिप की वजह से। फिर यहाँ पर डेज़ी उसे एक एक कर सारी बातें बताने लग जाती है, जहाँ पर गुस्से में आकर जी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग जाने से साफ साफ मना कर देती है। जी कहता है कि ठीक है, एक काम करो, अच्छे से अपना इन्विटेशन दिखा दो तो फिर तुम यहाँ पर रुक सकती हो, बिकॉज इतनी बड़ी सी पार्टी है और तुम जैसे गरीब लोग ऐसी बड़ी सी पार्टी में क्यों आते हो, ये सारी बातें हमें बड़े अच्छे से पता है। लिली जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जेनी का साइड ले रही थी, लेकिन यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो कुछ लोग होते हैं जो कि जी के साइड से बोले थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जी यहाँ पर बड़े फैमिली से बिलोंग करता है। जी को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कहता है। लेकिन इतने में यहाँ पर हमें किम की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहने लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत है जो जेनी को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जी यहाँ पर किम को देखकर तो शॉक ही हो जाता है। इतने में यहाँ पर साथ साथ ग्रैंडमा भी आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा जी पर चिल्लाने लग जाती है। कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर तुम मेरी डॉटर इन लॉ के साथ में ये सब करोगे। जी यहाँ पर ये सारी बातें सुनते ही शॉक हो जाता है। कहता है कि मुझे ये बातें पता नहीं थी, और अगर मुझे पता होती तो मैं ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा उसके ऊपर बहुत चिल्लाने लगती है, और साथ ही साथ किम कहता है कि देखो, अब तुमने जो कर दिया है वो कर दिया, और इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हारी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप खत्म कर जाओ। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड्स होता है जो कि उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर डेज़ी तो डरी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो रुकती नहीं है। वो यहाँ पर बताने लगती है कि किम, तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है कि जेनी किस प्रकार की लड़की है। यहाँ पर डेज़ी के साथ साथ उसके दोनों फ्रेंड्स भी जेनी की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। किम कहता है कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हें भी यहाँ से जाने की ज़रूरत है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है, जहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं उन्हें लेकर वहाँ चले जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर उसकी दोनों फ्रेंड्स जो होती है जेनी से माफ़ी मांगने लगती है। कहते कि कम से कम तुम हमारा साइड तो ले ही सकती हो। जेनी कहते कि क्यों, तुम भी तो मुझे बुली कर रहे थे, तुम भी तो कम से मेरी इंसल्ट किए जा रहे थे, तो फिर मैं तुम्हारे साइड क्यों लूँ। एंड यहाँ पर गार्ड उन्हें भी लेकर बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जेनी की बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर जेनी तो इतना हार्ट वार्मिंग बर्थडे सेलिब्रेट कर तो इमोशनली हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे प्रॉमिस करती है कि हम हमेशा जेनी का साइड लेगी, भले वो अपने ग्रैंडसन किम का साइड क्लियर ना ले। फिर बाद में यहाँ पर किम सभी के सामने जेनी को अपनी फियांसी अनाउंस कर देता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर मिस्टर फू को भी देखते हैं, जो कि जेनी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। एंड मन में सोच रहा था कि जिस दिन जेनी का बर्थडे है उसी सेम दिन मेरी बेटी का भी बर्थडे है। अगर मेरी बेटी आज जिंदा होती तो शायद सेम जेनी के जैसी ही उम्र की होती। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर मिस्टर फू चले जाते हैं जेनी के पास में, जहाँ पर वह जेनी को थैंक यू बोलने लगते हैं उसकी जान बचाने के लिए। फिर बाद में जेनी भी यहाँ पर उसे थैंक यू कहती है उसकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर मिस्टर फू ये तक कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत लकी होंगे तुम जैसी बेटी पाकर। एंड यहाँ पर जेनी बड़ी उदास हो जाती है और उसे बताने लग जाती है कि मेरे कोई रियल मॉम डैड है ही नहीं, मुझे एक NGO से पिकअप कर लिया गया है, और वो भी मेरे स्टेप मदर और स्टेप फादर की ओर से, जहाँ पर अब वो मेरे स्टेप फादर और स्टेप मदर बिल्कुल नहीं है। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे रियल मॉम डैड भी तुम्हें ढूंढ ही रहे होंगे। जेनी कहते कि हाँ, इस उम्मीद तो मैं बहुत पहले से लगाए रखी थी, लेकिन वो होप अब मैंने छोड़ दिया है। मैं अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ, कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड में नहीं। दूसरा यहाँ पर जब वो चली जाती है तो फिर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि कुछ भी करके जेनी का DNA टेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे 70% श्योर तो है कि वो मेरी ही बेटी है। यहाँ पर असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि आप श्योर कैसे हो सकते। तो वो बताने लगता है, पहली बार जब मैंने उसकी आंखों को देखा था तभी मैं समझ गया था, लेकिन क्या करे, इस भारी भरकम दुनिया में कौन कैसी शक्ल लेकर घूम रहा है हमें पता नहीं है, तो मैं DNA टेस्ट करवाना ही होगा। दूर से यहाँ पर जेनी होती है जो कि ड्रिंक की किए जा रही थी, एंड दूर खड़ा के मुझसे
देख लेता है, समझ जाता है कि अब टाइम हो गया जनी के सोने का, तो फिर यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने से रोकने लगता है। लेकिन जनी यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं थी, तो फिर किम यहाँ पर बहला फुसलाकर उसके हाथों से ड्रिंक को लेकर टेबल पर रख देता है। फिर भी यहाँ पर जनी उस ड्रिंक को वापस ले लेती है एंड ड्रिंक करना शुरू करती है। एंड किम उसे कहता है कि सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए ऊपर बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ है। तो फिर वो यहाँ पर उसे ऊपर लेकर चला जाता है ताकि वो चैन की नींद सो पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जनी बात ही की जा रही थी, कह रही थी कि एक बार मुझे ग्रेजुएट होने जाने दो और उसके बाद में मैं बहुत सारा अर्न करूँगी और सारे पैसे लाकर तुम्हें और ग्रैंडमा को ढेर सारे गिफ्ट्स दूंगी। यहाँ पर किम कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तुम हो मेरे लिए वही बात है। जनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम क्या मेरे गिफ्ट से नफरत करते हो? मेरे गिफ्ट से तुम्हारा क्या बिगड़ा है? तुम्हें लेना है तो लो, मैं तो ग्रैंडमा को गिफ्ट ज़रूर देकर आऊँगी। एंड यहाँ पर किम को तो उसके ऊपर हंसी आने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सो जाती है। जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो एज़ यूजुअल उसे कुछ याद नहीं आता। धीरे धीरे कर कर यहाँ पर किम उसे याद दिलाता है, तब जाकर उसे याद आता है और उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। फिर बाद में हमें यहाँ पर रात की एक झलक भी दिखाई जाती है, जहाँ पर मिस्टर किम और जनी एक दूसरे के साथ में डांस कर रहे थे, क्योंकि जनी को यहाँ पर उसके साथ में डांस करना था। फिर बाद में यहाँ पर जनी थक जाती है, जहाँ पर वो बेड पर लेटकर उनके बीच में किसिंग होने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर किम जनी को छोड़ने के लिए उससे कॉलेज तक आ जाते हैं। वो जा रही होती है जहाँ पर किम उसे रोकता है और उसे रोककर वो शॉल देने लगता है, क्योंकि ठंड जो इतनी बढ़ गई थी। एंड दूर खड़ी लड़कियाँ उन दोनों को देखकर एकदम प्रिंसेस जैसी कहानियाँ बनाने लगती है कि जानी कितनी ज़्यादा लकी है, उसे तो एकदम प्रिंसेस सा दूल्हा मिला है, काश हमारे पास भी ऐसी चीज़ें होती। तो दोस्त हम यहाँ पर डेज़ी को देखते हैं और उसकी दो चमचियों को, जो कि अब उसकी चमचियाँ बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर वो लोग उसे कहने लगते हैं कि प्लीज़ तुम गुस्सा करो ताकि हमें इस कॉलेज में वापस से एडमिशन मिल जाए। डेज़ी यहाँ पर उन दोनों को कहने लग जाती है कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम तुम्हारी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करो, ऐसे भी मैं तुम जैसे नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जब वो कॉलेज की ओर जा रही होती है, वहाँ पर डेज़ी आ जाती है और यहाँ पर बेचारी की हंसी खुशी लाइफ को ख़राब करना शुरू कर देती है। कहती है कि टेंशन मत लो, तुम सिर्फ एक नॉर्मल से सब्स्टिट्यूट हो, जहाँ पर तुम्हें घर से बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। जनी कहती कि मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। डेज़ी कहती कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे तुम्हें इंटरेस्ट आता जाएगा। तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर तुम मिस्टर किम की सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो। जनी को कुछ समझ नहीं आता तो डेज़ी उसे बताने लगती है मिस्टर किम जिससे लव करते हैं वो तो फिलहाल अब्रॉड में है और मैं उसका पता, शक्ल, नाम और सारी चीज़ें बता सकती हूँ। वो तो बस उनके अब्रॉड से आने का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसी वो लड़की यानी कि उनकी लवर यहाँ पर आएगी तब तो तुम्हारा नाम और निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देख लेना, अभी जितना वैल्यू तुम्हें फ़िलहाल मिल रहा है ना, वो वैल्यू पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा। एक बार बस उस लड़की को अब्रॉड से आने दो। जनी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर घबराने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मिस्टर किम को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का कॉल आ जाता है जो उसे बताने लग जाता है कि शीना वापस से चाइना आ चुकी है। एंड ये बात सुनती असिस्टेंट और किम दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन किम कहते ही कोई बात नहीं, उसे जो करना है वो यहाँ पर आकर कर सकती है। असिस्टेंट और किम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इतने टाइम बाद वापस यहाँ पर क्यों आई है। दूसरा हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि अपने चाइना वाले असिस्टेंट से किम की सारी इन्फॉर्मेशन मांग रही होती है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट कुछ ज़्यादा हेजिटेट करने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अपनी मैडम शीन को कैसी सारी बातें समझाएंगी। तो फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे कर कर जनी के रिलेटेड, उसके रिलेशन के रिलेटेड सारी बातें उसे बताने लग जाती है, जहाँ पर शीन का गुस्सा तो बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ पर शीन को मिस्टर किम से मिलना था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, जहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कॉल लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन शायद से मिस्टर किम ने उसे ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर तो शीन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उस न्यू वाली लड़की जनी की वजह से हो रहा है। तो वो चली जाती है जनी से मिलने के लिए और कहने लगती है तुम दिखने में तो अच्छी हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखती। यहाँ पर जनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और उससे बात करने क्यों आई है, तो वो वहाँ से उसे इग्नोर कर जाने लगती है। फिर शीन यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पर जनी को डेज़ी की कही हुई बात याद आती है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनने के लिए रुक जाती है एंड कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो फिर वो कहते कि सीधी सी बात है, अब मैं वापस आ चुकी हूँ तो तुम्हारा टाइम भी आ चुका है जहाँ पर तुम्हें अब किम को छोड़कर चले जाना चाहिए। जनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूँगी। शीन कहते कि ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि किम मुझे पसंद करता है। जनी बोलते अगर ऐसा होता तो मैं
अब्रॉड ही क्यों गई थी। एंड यहाँ पर शिन उसे कहने लगते कि देखो तुम मुझसे पंगा नहीं लोगे तो फिर बेहतर होगा। इतने में हम यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि फोटोज निकाल कर यहाँ पर किम को भेज देता है। एंड यहाँ पर किम को कॉल कर वो सारी बातें बता भी देता है। एंड किम फटाक से निकल जाता है जेनी की कॉलेज पहुँचने के लिए ताकि शीन जेनी को कुछ नुकसान ना पहुँचा पाए। साथ ही साथ हम यहाँ पर मिस्टर फू को देखते हैं जहाँ पर उनके असिस्टेंट ने सक्सेसफुली डीएनए रिजल्ट निकाल दिए होते हैं। एंड यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, यानी कि जेनी जो है मिस्टर फू की बेटी है। मिस्टर फू यहाँ पर ये खुशखबरी सुनाने के लिए रुक नहीं सकते थे, तो वो निकल पड़ते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। दूसरे यहाँ पर शीन की वजह से कॉलेज के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, यानी सभी के सभी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर डेजी के साथ साथ कई सारे लोग थे जो कि जेनी के बारे में बुराइयां करना शुरू कर देते हैं एंड उसे एक मेड का टैग दे देते हैं। कहने लगते कि ये मेड बड़ी सी हवेली में जाकर काम किया करती थी जहाँ पर इसी लड़की ने मिस्टर किम को सड्यूस किया होगा, वरना मिस्टर किम जैसे लोग अक्सर कैसे यहाँ पर इन गरीब लोगों के प्यार में पड़ जाते ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। एंड यहाँ पर वो लोग जेनी के ऊपर वार करने ही वाले थे कि इतने में वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते जो कि यहाँ पर सभी को रुकने के लिए कहते हैं, सभी लोगों पर गुस्सा होने लगते हैं। एंड यहाँ पर किम जो अपने असिस्टेंट से कह लेता है कि इन सभी के नाम लिखो और रोल नंबर्स लिखो और इन सभी को इस एग्जाम में फेल कर देना। मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर ये लोग खुशी खुशी कैसे जी पाते हैं मेरी फियांसी को इस तरीके से ट्रीट करने के बाद। यहाँ पर बाद में मिस्टर किम जेनी से बात करने लगते हैं जहाँ पर शीन आ जाती है किम के पास में और कहने लगती है कि फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए, देखा मैं तुमसे मिलकर कितनी ज़्यादा खुश हूँ और तुम भी। यहाँ पर किम उसे अपने आप से दूर करता है, कहता है कि अब हम पार्टनर्स ही रहे जो तुम मेरे साथ इतने क्लोज आने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो यहाँ पर जेनी को बुली करने की। शीन कहने लग जाती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने उसे बुली किया, खाली मेरे पास यही रास्ता था जहाँ पर मैं तुम्हें देख सकूँ। किम कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने सही कहा। यहाँ पर शीन बोलते कि हाँ मैंने सही काम किया, ये तो मुझे पता भी है, ऐसे भी इस लड़की की क्या ही वैल्यू है तुम्हारे लाइफ में। किम को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुमसे तो ज़्यादा ही वैल्यू है। शीन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि इस लड़की के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ढेर सारी चीज़ें, मेरे पास बड़ी कंपनी भी है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करूँगी। तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी टॉप 1 पर है, लेकिन मेरे साथ कोलैब करने के बाद तुम्हारी कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। देखो मेरे साथ रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। लेकिन किम यहाँ पर उसकी साइड लेने से साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जेनी मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके अलावा मैं किसी और को चूज़ करने बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ, खास करके तुम्हें। यहाँ पर शीन उसके पास चली जाती है ये कहते हुए कि प्लीज़ एक बार बस मुझे एक मौका देकर देखो, माफ़ कर देना मैं अब्रॉड चली गई। किम कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम अब्रॉड क्यों गई थी। यहाँ पर शीन जो होती है, शीन यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम अपने पेरेंट्स पर डालने लगती है, कहती है कि ज़बरदस्ती मुझे उनकी वजह से अब्रॉड जाना पड़ा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर क्यों ही जाऊँगी, तो मुझे बस इतनी सी बात बता दो। एंड यहाँ पर किम उसे धक्का मार देता है जहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि मैं बस तुमसे एक मौका मांग रही हूँ जो तुम मुझे देने के लिए रेडी भी नहीं हो। एंड यहाँ पर किम सभी के सामने खाली जेनी को ही अपनी एज ए वुमन रिकग्नाइज करने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी की टेंशन लेने लगता है। फिर बाद में इतने में यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट के साथ आए होते हैं। एंड आते ही वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, साथ साथ जेनी को वो ये भी बताते हैं कि जेनी उनकी बेटी है। यहाँ पर जेनी को मिस्टर फू पर ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा होता और तो मिस्टर फू यहाँ पर किम से गुस्सा थे। किम कहता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि अगर तुम थोड़ा पहले आए होते तो मेरी बेटी को ये सारी चीज़ें नहीं सहनी होती, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो जाए। तो फिर यहाँ पर वो किम से गुस्सा हो जाते हैं। साथ साथ जेनी यहाँ पर उन्हें कहने लगती है कि इतने साल हो गए आपके पास इतने पावर्स थे, लेकिन अब जाकर मैं आपको मिली हूँ, तब से मैं आपको क्यों नहीं मिली थी, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। एंड यहाँ पर जो मिस्टर फू होते हैं वो उसे डीएनए के रिजल्ट बताने लग जाते हैं जहाँ पर जेनी के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और तो यहाँ पर उसकी आंखों से तो आंसू हुए आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर फू एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर वो सभी के सामने जेनी को अपनी बेटी घोषित कर देते हैं। और यहाँ पर सभी लोग उनके डॉटर फादर लव को लेकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर अंकल को देखते हैं जहाँ पर वो जेनी को समझा रहे होते हैं कि देखो मेरे पास बड़े बड़े बिजनेस के टाइकून है जो कि बहुत यंग है और वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाएंगे और तुम उस किम विम को
को छोड़ दो, ऐसे भी उसमें ऐसा क्या ही खास है, वो तुमसे थोड़ा साल बड़ा है, उससे ज़्यादा और कुछ खासियत है भी नहीं उसमें, तो बेहतर होगा तुम उसे छोड़ दोगी। तो बाहर खड़ा किम उनकी सारी बातें सुन रहा होता है एंड जेनी यहाँ पर अपने फादर की बातों पर हंस रही थी, लेकिन उनसे अग्री बिल्कुल नहीं कर रही थी। बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट आकर किम से कहने लग जाता है कि आप उनकी बातों में मत आइए, आप अभी तक इतने बुढ़े नहीं हुए हो जहाँ पर लोग आपको ओल्ड मैन बुलाए। किम कहता है कि पता है मुझे, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर वो अभी अभी उल्टी होती है रात भर ड्रिंक करने के बाद, और यहाँ पर तो उसका सर फटे ही जा रहा था। स्टाफ आकर उसे उसकी ड्रिंक भी देती है, लेकिन वो उसे बड़ी ज़ोरों से फेंक देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो मिस्टर फू की और जेनी की फ़ोटो देख लेती है, जहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली जेनी को अपनी डॉटर अनाउंस कर दिया था, और उसे ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही थी, जहाँ पर वो आग बबूली हो रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि कुछ भी कर उसे जेनी को अपनी इस रास्ते से हटाना होगा। पहले तो जेनी बहुत पुअर इंसान थी, लेकिन अब उसके पास इतना पावर आ चुका है, वो भी स्पेशली उसके डैड का। लेकिन उसके डैड यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर अचानक से शीन को याद आता है कि उसकी जो स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर है वो तो अभी भी इसी सिटी में रहते हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट से सारी कंफर्मेशन मांगती है एंड यहाँ पर उसके पास रिवेंज का एक बड़ा मौका होता है, जहाँ पर वो जेनी के स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर को एज अ हथियार यूज़ करने वाली थी, ताकि वो जेनी का नाम बदनाम कर सके और उससे बदला ले सके। फिर बाद में यहाँ पर बड़ी चालाकी से जेनी को जो है किडनैप करवाती है, और यहाँ पर जेनी का स्टेप ब्रदर भी होता है। जेनी यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने जेनी को एक जेल के अंदर बंद कर दिया था। फिर बाद में यहाँ पर शीन जो होती है सारी की सारी प्लानिंग करने लगती है एंड कहती है या तो किम मेरे पास आएगा या तो किम इंडस्ट्रीज़ मेरे पास आएगी, और अब ऐसे भी मेरे पास सबसे बड़ा खिलौना है जिसके साथ मैं जितना चाहे उतना खेल सकती हूँ, एंड यहाँ पर उनके इमोशन के साथ में मैं उन्हें पूरा का पूरा इमोशनल कर दूँगी, जहाँ पर कुछ ना कुछ करके उन्हें मेरे पास तो भीख मांगते हुए आना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर किम और असिस्टेंट वो सभी के सभी लोग जेनी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जेनी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एंड यहाँ पर शीन जो होती है किम को कॉल कर देती है, कहती कि जरा मत, जेनी मेरे ही पास है, और अगर तुम्हें जानी चाहिए तो फिर याद रखना जेनी के बदले तुम्हें तुम्हारी कंपनी मुझे देनी होगी। कंपनी का मतलब है कि 100% शेयर्स मेरे नाम पर होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेनी से भी। शीन को यहाँ पर पक्का भरोसा होता है कि किम जेनी के लिए अपनी कंपनी को तो गिव अप नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर शीन का ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकलता है। एंड यहाँ पर किम पहुँच जाता है अपनी कंपनी के पेपर्स के साथ में, साथ साथ यहाँ पर जेनी के डैड मिस्टर फू भी आ जाता है, जो किम को अपनी कंपनी को गिव अप करते हुए समझ जाते हैं कि आखिर जेनी किम से इतना प्यार क्यों करती है। एंड यहाँ पर वो रेडी हो जाते हैं उनके अप्रूवल के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग जेनी को छोड़ ही रहे थे। उसके भाई ने उसे पकड़ कर रखा था, तो फिर उसका स्टेप ब्रदर जो है मिस्टर फू से पैसे मांगने लगता है, वो भी 2 बिलियन, जहाँ पर मिस्टर फू वो पैसा उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर शीन नहीं चाहती थी कि उसका स्टेप ब्रदर जेनी को छोड़े, बट क्या करे, पैसों के चक्कर में वो उसे छोड़ देता है। एंड यहाँ पर शीन डर कर भागने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर शीन को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, और जेनी यहाँ पर बच जाती है। फिर फाइनली हम यहाँ पर बहुत सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी ग्रेजुएट हो चुकी थी और परफेक्ट डॉक्टर की सर्टिफिकेट के साथ में, एंड साथ साथ यहाँ पर उसे एक बड़े से हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गया था। फिर बाद में यहाँ पर किम आ जाता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी इंटर्नशिप भी ख़त्म की होती है। एंड किम यहाँ पर सभी के सामने नील डाउन कर प्रॉमिस रिंग के साथ में उसे प्रपोज करने लग जाता है। एंड यहाँ पर सभी के सभी जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सभी लोग उसे एक ही चीज़ कह रहे थे कि शादी के लिए हाँ कह दो, और जेनी भी यहाँ पर उन्हें हाँ कह देती है, जहाँ पर खुशी में वो उसे रिंग पहना देता और वो लोग एक दूसरे को हक करने लगते। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।